हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एमवी एकेडमी एंड दिस इज़ योर मिथिलेश सर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये वाला जो चैप्टर है ये एंट्रेंसेस पर्सपेक्टिव और बोर्ड पर्सपेक्टिव दोनों ही पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। इससे हर पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो हम ट्राई करेंगे आज जितना कंटेंट हो पाएगा इस लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, आप लोगों ने ओम्स लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स। ओम्स लॉ आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था और ओम्स लॉ जो रहता है उसको यूज़ करके हम सिंपल सर्किट्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हम किरचॉफ्स लॉ यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखा हुआ है बच्चों, किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, अब किरचॉफ्स के जो है ना लॉज दो हैं बच्चों। पहला लॉ जो होता है इसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और करंट लॉ और जंक्शन लॉ, और दूसरा जो लॉ होता है स्टूडेंट्स उसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स सेकेंड लॉ और वोल्टेज लॉ और लूप लॉ। ठीक है, सो बेसिकली किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो रहता है ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए रहता है। इसके दो लॉज मिलेंगे आपको, एक होता है फर्स्ट लॉ जिसको हम करंट लॉ या जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है सेकेंड लॉ या वोल्टेज लॉ या लूप लॉ। ठीक है, इनमें से आप कोई भी नाम बोल सकते हैं बच्चों। जंक्शन यहां पे दिया हुआ है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, जंक्शन इज अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट एट विच करंट स्प्लिट। जंक्शन वो पॉइंट होता है जहां पे करंट जो है वो स्प्लिट करता है। ठीक है, और लूप क्या रहेगा, क्लोज सर्किट। ठीक है, आइए अगले पेज में आइए बच्चों, एक एक करके पढ़ते हैं हम। पहला अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी आपको जंक्शन डिस्कस किया हुआ था। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, कि किसी भी जंक्शन पे, यहाँ पे हमारे ड्राइंग में ये हमारा जंक्शन है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, तो ये जो पॉइंट पी है ये हमारा जंक्शन है। इस जंक्शन पे समेशन ऑफ ऑल करंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि किसी भी जंक्शन पे टोटल सम अगर अपन करंट का निकालते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो हमको जीरो होती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चों, जो भी करंट साइन कन्वेंशन पे अगर अपन जाते हैं, साइन कन्वेंशन पे अगर आप जाते हो तो जो करंट टुवर्ड्स द जंक्शन मूव कर रहा होता है, ध्यान से देखिए, आपका I3, I4, I1 ये तीनों जो है ये टुवर्ड्स द जंक्शन मूव कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव लिए जाते हैं। और जो करंट जंक्शन के दूर जा रहा है, जैसे I2 है आपका, I5 है आपका, I6 है, तो करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन आर कंसीडर्ड पॉजिटिव, व्हाइल करंट लीविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन आर कंसीडर्ड नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं फर्स्ट लॉ के हिसाब से चलूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एट जंक्शन पी समेशन ऑफ ऑल करंट्स हैज टू बी जीरो। पर आपको क्या पता चला, I1, I4 और I3 ये तीनों जो है ये पॉजिटिव है, तो जब मैं ऐड करूंगा तो इनको प्लस में लिखूंगा, लेकिन बाकी जो तीन बच गए आपके कौन से, I2, I4, I5 और I6। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, नेगेटिव। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे एट जंक्शन पी बाय अप्लाइंग साइन कन्वेंशन हमने क्या किया, जो पॉजिटिव लेने थे वो पॉजिटिव लिया, जो दूर जा रहे हैं उनको नेगेटिव करके इन सबका एडिशन किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। अच्छा बच्चों, यहां से हम क्या कर सकते हैं, सारे नेगेटिव वाले को राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे तो हमको ऐसा मिलेगा। तो एक स्टेटमेंट बच्चों यहां से ये भी बन सकता है कि द टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो जितना करंट जंक्शन की तरफ फ्लो कर रहा होता है उनका एडिशन इज इक्वल टू जितना करंट जंक्शन से दूर फ्लो हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये है आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या हम इसको जंक्शन लॉ या तो हम इसको करंट लॉ भी बोलते हैं। आइए बच्चों अगले लॉ पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों ना। जो दूसरा लॉ हमको पढ़ना है स्टूडेंट्स वो होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो रहता है इसको हम, मैंने आपको पहले ही बोला, इसको अपन लूप लॉ भी बोलते हैं, या आपका ये सेकेंड लॉ है। ठीक है, अब किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ क्या बोलता है बच्चों, या वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि किसी भी लूप के अंदर समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि समेशन ऑफ आई आर, राइट, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। So summation of V, but V is equal to IR. So summation of IR plus summation of EMF is always equal to 0. ठीक, अब ध्यान देना बच्चों, अगर आप साइन कन्वेंशन के हिसाब पे जाओगे बच्चों तो ध्यान से देखना, अगर कोई स्टूडेंट ऐसे जा रहा है, देखो सेल के डायरेक्शन के अपोजिट ऐसे जा रहा है, देखो तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो अगर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव लिखेंगे। पर अगर मैंने उल्टा ट्रेवल करा, अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूं तो मैं इसको नेगेटिव रखूंगा। तो कभी भी बच्चों याद रखिए, जब हम ईएमएफ लिखते हैं तो ईएमएफ में अगर हम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, बच्चों यहां लिखा हुआ है ध्यान से सुनना, अगर आप नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हो तो हम पॉजिटिव लेंगे ईएमएफ, और अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं तो हम ईएमएफ
नेगेटिव लेंगे बच्चों, याद रखना। तो अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के लिए जा रहे हो तो पॉजिटिव, तो ध्यान से देखिए, मैं इसको आपके लिए लिख देता हूं बच्चों शॉर्ट में ताकि आपको याद रहे। तो अगर हम सेल में ऐसे मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो ये हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर हम सेल में स्टूडेंट्स ऐसे मूव कर रहे हैं तो हमारा ईएमएफ जो है ये पॉजिटिव होगा, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब आइए, ये वाला जो साइन कन्वेंशन मैंने लिखा है ये वोल्टेज के लिए होता है। अब इसमें क्या होता है ना स्टूडेंट्स, ये भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं और करंट मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज आर एंड दिस इज आई, और मैं ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, करंट के डायरेक्शन में हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। और अगर मैं सपोज करो ये सेम रेजिस्टेंस रहता था बच्चों, ये सपोज कीजिए करंट आई होता, ये रेजिस्टेंस आर होता, और अगर मैं इसमें ऐसे मूव कर रहा होता तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम पॉजिटिव लेते। तो आपको याद क्या रखना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर हम करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बच्चों, अगर हम करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है वो नेगेटिव रहता है, और अगर हम करंट के डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव रहता है, ठीक है। सो ये दो साइन कन्वेंशंस आपको याद रखने हैं, कभी भी क्लोज लूप में हम ये लगाते हैं, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, ये एग्जांपल है एक आपके लिए। ये आपका लूप देखिए बच्चों, यहाँ पे एक ड्राइंग बनाया हुआ है। ये लूप अगर आप ध्यान से देखेंगे, हम किस लूप की बात कर रहे हैं, ए बी एफ जी ए बच्चों, इस लूप की बात हो रही है, ध्यान से देखिएगा। ए बी एफ जी ए लूप में बच्चों, ए बी एफ जी ए लूप में अगर अपन साइन कन्वेंशन लगाते हैं तो आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस करंट इनटू रेजिस्टेंस। सो करंट इज I1, रेजिस्टेंस इज R1। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ये वाला लाइन देखिएगा बच्चों ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस I1 R1। फिर अपन जब यहाँ पे जा रहे हैं बच्चों तो देखिए आप वापस करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, R5, राइट। तो ये हो जाएगा आपका माइनस I3 इंटू R5 बच्चों, ठीक है। फिर अगर अपन यहाँ जा रहे हैं तो देखिए आपको करंट वापस I1 है और रेजिस्टेंस इज R3, और अगेन हम करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा माइनस I1 I3। और फिर मैं G से A की तरफ जा रहा हूँ तो मैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए ईएमएफ यहाँ पे पॉजिटिव हो गया बच्चों। तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल गया, यहाँ से अगर एप्सिलॉन 1 को अपन ने एक साइड रखा तो बाकी ये सब ये साइड आ जाएगा, एक इक्वेशन मिल गया बच्चों। अब जैसे मैंने आपको ए बी एफ जी ए के लिए बताया बच्चों, ये सेम चीज़ आप इसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं, आपको इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया। तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट अगर होता है स्टूडेंट्स, तो उसमें किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को यूज करके हम बहुत सारे कैलकुलेशंस और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, आइए ध्यान से बच्चों देखिएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमको यहाँ पे पढ़ना है व्हिटस्टोन ब्रिज। व्हिटस्टोन ब्रिज बेसिकली क्या रहेगा बच्चों, देखिए व्हिटस्टोन ब्रिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यूज करके हम अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अगर इमेजिन करिए आपके पास 3 रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है और अगर आपको एक चौथा रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है तो हम व्हिटस्टोन ब्रिज यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा रहता है बच्चों, जब हम व्हिटस्टोन ब्रिज अभी सॉल्व करेंगे बच्चों, आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे हम बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हिटस्टोन नेटवर्क निकालते हैं। तो आपको टीचर है ना पेपर में ऑब्टेन बैलेंसिंग कंडीशन करके पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए चलते हैं। सो व्हिटस्टोन ब्रिज बेसिकली क्या रहता है, देखिएगा बच्चों ध्यान से, थोड़ा पहले थियरी ले लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल चेंजेस ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, स्ट्रेन, ह्यूमिडिटी, डिस्प्लेसमेंट, लिक्विड लेवल एटसेट्रा, ठीक है। तो इन सब की वजह से रेजिस्टेंस जो रहता है वो चेंज हो रहा होता है। मेजरमेंट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इज पॉसिबल बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस। तो अगर हम इन प्रॉपर्टीज को मेजर करना चाहते हैं तो कैसे पॉसिबल होगा, रेजिस्टेंस को मेजर करके। और मेजरेबल वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस जो रहता है दे वेरीज फ्रॉम फ्यू मिली ओम्स टू 100 ऑफ मेगा ओम्स, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, अलग अलग रेंज है हमारे रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस को मेजर करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं बच्चों। सो व्हिटस्टोन ब्रिज इज जनरली यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस इन द रेंज फ्रॉम 10 ऑफ ओम्स टू 100 ऑफ ओम्स। तो ये हमारा व्हिटस्टोन ब्रिज जो रहता है ये पर्टिकुलर रेंज के वैल्यूज को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। व्हिटस्टोन ब्रिज वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय चार्ल्स व्हिटस्टोन, ठीक है, टू मेजर द वैल्यूज ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें हम क्या करने वाले हैं बच्चों, 4 रेजिस्टेंस PQRS कंसीडर कर लीजिए, ठीक है, जो कि अपन ने कनेक्ट किया है एक बैटरी के साथ में। अब इसका ड्राइंग देखिएगा बच्चों, आइए ध्यान से, मैं ड्राइंग एक्सप्लेन करता हूं आपको बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये आपका देखिए बच्चों 4 रेजिस्टेंसेज है, PQR एंड S। सो PQRS आर 4 रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। बच्चों आपको यहाँ गैल्वेनोमीटर दिख रहा है, AB, BC, CD और AD, इनके बीच में हमने रेजिस्टेंसेस प्लॉट कर दिए बच्चों।
और हमने एक की और एक सेल या बैटरी बोल दीजिए ये लगाया हुआ है। अब बच्चों क्या होगा, ध्यान से देखिए, जब हम इस की को क्लोज करेंगे, करंट आई जो है वो इस सर्किट में फ्लो करेगा, ठीक है। तो जब यहाँ से करंट आई ट्रेवल करेगा पॉइंट ए पे आने के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट ए इज अ जंक्शन, तो यहाँ पे करंट जो है वो बच्चों स्प्लिट होगा। तो मान लीजिए ऊपर वाले में करंट I1 जा रहा है और नीचे वाले में करंट जो है वो I2 जा रहा है, ठीक है। फिर ये I1 करंट जो है वो यहाँ पे आएगा जब पॉइंट बी पे, पॉइंट बी इज अगेन अ जंक्शन, तो इसमें मान लो करंट जो है वो IG जा रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से I1 आया, इसमें IG चला गया, तो अपने पास क्या बच गया, I1 माइनस IG, तो वो ऊपर जाएगा। सिमिलरली बच्चों यहाँ से आ रहा था I2 और ऊपर से आ रहा था IG। IG इज करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, ठीक है बच्चों। तो ऊपर से आ रहा था IG और इधर से आ रहा था I2, ये दोनों ऐड होकर के क्या बन जाएगा, I2 प्लस IG। ये दोनों इधर से और इधर से आएंगे। देखिए अगर इन दोनों को आप ऐड करते हैं, I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपका IG और IG जो है कैंसिल हो जाएगा, I1 प्लस I2 वापस क्या बन जाएगा, I। सो दिस इज व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन बच्चों ऑफ द ड्राइंग, ठीक। अब अगर हमने KCL के हिसाब से चला, किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से चला, तो एट जंक्शन ए हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो आपका फिगर से मैंने ये वाला इक्वेशन बनाया हुआ है, ठीक है बच्चों। फिर आप ये वाला लूप ले लीजिए पहले, ABDA। तो ABDA लूप में क्या होगा, अगर मैं A से B पे जा रहा हूँ तो मैं नेगेटिव लिखूंगा क्योंकि मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस P, राइट। फिर ऊपर से नीचे आऊंगा तो क्या लिखूंगा बच्चों, माइनस IG इंटू G, ठीक है। इधर अपोजिट जा रहा हूं तो ये हो जाएगा प्लस I2 इंटू एस, ये सब इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये मिल गया बच्चों। सिमिलरली अगर मैंने ये वाला लूप यूज किया बच्चों, ये वाला लूप यूज किया, सो इन लूप BCDB ये वाले लूप में जाऊंगा तो B2C में क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट I1 माइनस IG इंटू रजिस्टेंस Q। फिर यहां से यहां जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा बच्चों, सो प्लस I2 प्लस IG इंटू R, फिर प्लस IG इंटू G, ये सब इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। आइए अगले पेज पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एक स्पेशल केस है बच्चों। स्पेशल केस क्या है, अगर हमने पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच का पोटेंशियल जो है, देखिए बच्चों, अगर मेरा पॉइंट डी और पॉइंट बी जो है, देखिए ध्यान से, पॉइंट बी और पॉइंट डी जो है अगर ये सेम पोटेंशियल पे हो गए तो क्या होगा, इसके थ्रू गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जो है वो 0 हो जाएगा, बिकॉज अगर दोनों सेम पोटेंशियल पे, पॉइंट बी एंड डी आर एट सेम पोटेंशियल, करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर्स बिकम्स 0। दैट मीन्स IG जो है वो 0 हो जाएगा बच्चों। तो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, आपका ये वाला जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन ये वाला इक्वेशन में अगर मेरा IG 0 हो गया तो ये टर्म निकल गया बच्चों। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, I1P वाला जो है नेगेटिव, ये साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब हम लिख सकते हैं I1P इज इक्वल टू I2S। सिमिलरली बच्चों यहाँ से IG 0, यहाँ से IG 0, यहाँ से IG 0, तो वापस अपने को एक इक्वेशन क्या मिल जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 9.4 हमको ये मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 9.5 अपने को ये मिल जाएगा, और इन दोनों इक्वेशंस को अपन ने 9.6 9.7 बोल दिया, ठीक है। अब अगर अपन इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करता हूँ, I1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, P अपॉन Q, और राइट हैंड साइड में I2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, S अपॉन R। तो बेसिकली हमको क्या मिला, P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0। तो ये जो मिला ना, इसी को बच्चों बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ये जो इक्वेशन मिला, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड व्हिटस्टोन्स बैलेंसिंग कंडीशन। तो एग्जाम्स में टीचर आपसे ना ये डिराइव करने के लिए बोलते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आइए आगे हेडिंग पे चलते हैं। अब जो व्हिटस्टोन नेटवर्क होता है बच्चों, उससे यूज करके ना, व्हिटस्टोन नेटवर्क के अपने पास दो एप्लीकेशंस अपने को पढ़ने हैं। पहला है आपका मीटर ब्रिज। तो अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, मीटर ब्रिज एक तरीके का व्हिटस्टोन ब्रिज है, जिसमें जो वायर अपन यूज करते हैं, जो लेंथ होता है उसका वो 1 मीटर होता है, इसीलिए हम यहाँ पे उसको मीटर ब्रिज भी बोलते हैं, ठीक है। 100 सेंटीमीटर का होता है बच्चों, 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर, एंड इसीलिए ऐसे ब्रिज को हम मीटर ब्रिज बोलते हैं, ठीक। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं टीचर साहब से, देखिएगा ध्यान से। एक्सप्लेन विथ अ नीट सर्किट डायग्राम हाउ विल यू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग अ मीटर ब्रिज। तो एक मीटर ब्रिज यूज करके आप कैसे एक अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो टीचर्स हमको एग्जाम्स में पूछते हैं बच्चों। आइए देखिएगा ध्यान से। तो आप लोगों को समझ में आया बच्चों, इसीलिए मैंने ना यहाँ पे एक ड्राइंग किया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखना। अब ये जो ड्राइंग बनाया हुआ है ना बच्चों, देखो यहाँ पे दो इन्वर्टेड एल शेप्ड कंडक्टर्स है बच्चों, उनके बीच में एक तीसरा जो है ना मैंने प्लेट रखा हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, ये भी एक मेटालिक स्ट्रिप है इन्वर्टेड, ये भी एक मेटालिक स्ट्रिप है इन्वर्टेड, और ये थर्ड मेटालिक स्ट्रिप जो है वो इस तरीके से ये फर्स्ट और सेकंड के बीच में बिठाया गया है, ताकि देखिए हमको दो गैप मिल जा रहा है बच्चों। इस गैप को हम बोलते हैं लेफ्ट गैप, इस गैप को हम बोलते हैं राइट गैप, ठीक है बच्चों। अब
कोई भी रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू हमको कैलकुलेट करना रहता है वो हम लेफ्ट गैप में रखते हैं बच्चों। तो एक अननोन रेजिस्टेंस लेफ्ट गैप में यहाँ पे दिखाया गया है x, ठीक है। और रेजिस्टेंस बॉक्स हम लेते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स इज समथिंग इन विच वी हैव अ नोन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स जिसमें कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको पता हो स्टूडेंट्स, वो हमने राइट गैप में रखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ए से लेके बी तक ये आपका जो है ये मीटर वायर हो गया, ठीक है। ये 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर का होता है बच्चों। पॉइंट सी जो है और पॉइंट डी, हमने क्या किया, पॉइंट सी पे एक गैल्वेनोमीटर का टर्मिनल कनेक्ट किया और दूसरा टर्मिनल जो है बच्चों वो उठा के एक जॉकी को कनेक्ट किया। जॉकी इज अ पेन लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप जो है स्लाइड कर सकते हैं या अलग अलग पॉइंट्स पे रख सकते हैं। किस वायर पे, ये जो वायर ए बी है उसके ऊपर, ठीक है बच्चों। अब एक बार आपने ये सर्किट कंप्लीट कर दिया, हम क्या करेंगे, इस सर्किट को एक सेल से कनेक्ट करेंगे, एक की से कनेक्ट करेंगे और ये आपका रियोस्टेट हो गया बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो थियरी मैंने लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया अभी बच्चों। तो ये आप एक बार रीड कर लेना, इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है, ठीक है। जो आपको मैंने बताया यहाँ पे बच्चों वही मैंने वहाँ पे थियरी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है बच्चों, एक बार आपने ये पूरा सर्किट अरेंज कर दिया आपके टेबल पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारा गैल्वेनोमीटर से जो अपन ने जॉकी कनेक्ट किया हुआ है बच्चों, वो जॉकी उठा के एक बार पॉइंट ए पे रखेंगे और एक बार पॉइंट बी पे रखेंगे और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन चेक करेंगे बच्चों। तो जब हमने ए पे रखा हुआ है और जब हमने बी पे रखा हुआ है तो गैल्वेनोमीटर जो है ए और बी पे अपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए। अगर ए में राइट पे है तो बी में लेफ्ट पे होना चाहिए डिफ्लेक्शन। अगर ऐसा है मतलब आपने जो सर्किट अरेंजमेंट किया हुआ है वो सही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम पॉइंट बी से अलग अलग पॉइंट रखना चालू करेंगे वायर के ऊपर और एक ऐसी पॉइंट ढूंढ के लेंगे बच्चों जहां पे डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर जीरो हो जाए। क्यों बच्चों, क्योंकि अगर हमको व्हिटस्टोन का बैलेंसिंग कंडीशन यूज करना है तो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर जीरो करना है, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या बोला, देखो सपोज करो पॉइंट ए पर रखने पे हमारा वो जो है वो लेफ्ट साइड जा रहा था, पॉइंट बी पे रखने पे हमारा वो राइट साइड में जा रहा है डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट बी से अलग अलग पॉइंट पे रखना चालू करेंगे और एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन शो करता हो, ठीक है। तो वो पॉइंट जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ बच्चों वो पॉइंट डी है, ठीक है। सो पॉइंट डी इज आवर पॉइंट एट विच वी आर शोइंग जीरो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर एंड दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट या नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। और इस मेथड को बच्चों, ये जो मेथड हम पढ़ रहे हैं इसको हम बोलते हैं इसी की वजह से नल डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है, नल डिफ्लेक्शन मेथड। अब ध्यान से सुनना, मान लो ए से लेके डी तक का जो लेंथ है वायर का इज एल एक्स और डी से लेके बी तक का जो लेंथ है वायर का इज एल आर, ठीक है। आप सबको पता है हर वायर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स। तो अगर यहाँ पे लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस वॉज एक्स, राइट गैप में रेजिस्टेंस जो था वो कैपिटल आर था, ये एडी जो वायर है इसके रेजिस्टेंस होगा कुछ और ये जो डीबी वायर है इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा। तो बेसिकली वी हैव फोर रेजिस्टेंसेस connected in such a way that the current flowing through the galvanometer is zero. That means we can use balancing condition of Wheatstone network. तो balancing condition of Wheatstone network क्या बोलता है, resistance x upon resistance r is equal to resistance of wire AD upon resistance of wire DB। अब बच्चों जो कुछ भी आपको मैंने समझाया वहाँ थियरी में रिप्रेजेंट किया हुआ आप ध्यान से देख लेना बच्चों। सो बाकी थियरी की चीज़ें मैं नहीं पढ़ के बता रहा हूँ, हम सीधा यहाँ से बच्चों पॉइंट 4 से आगे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, लेट द रेस्पेक्टिव लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन ए एंड डी एंड दैट बिटवीन डी एंड सी बी एल एक्स एंड एल आर, ठीक है बच्चों। तो अभी कंडीशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए डी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर डी बी। आर क्या होता है, आर इज रो एल बाई ए। मान लो अगर एरिया जो है वो क्रॉस सेक्शन का उनका यूनिफॉर्म है बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं आर ए डी को रो एल ए डी अपॉन ए रखता हूँ, आर डी बी को रो एल डी बी अपॉन ए रखता हूँ, तो ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा, रो और रो भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब x अपॉन आर का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, एल एक्स अपॉन एल आर। तो यहाँ से हमको x मिल जाएगा एल एक्स इंटू आर अपॉन एल आर। और बच्चों ध्यान से सुनना एक बार, ये जो ड्राइंग है बच्चों यहाँ से यहाँ ये टोटल लेंथ जो है ये 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर ये एल एक्स है तो हम एल आर को 100 माइनस एल एक्स भी लिख सकते हैं। तो कभी कभी टीचर्स आपको है ना इस एल आर के जगह पे 100 माइनस एल एक्स भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों घबराना नहीं है, आपको समझा दिया कि ये क्या होता है, ठीक है बच्चों। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होते हैं बच्चों जो आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है बच्चों। आगे चलते हैं, आइए ध्यान से। अब बच्चों जैसा अपन ने मीटर ब्रिज पढ़ा ना, मीटर ब्रिज में हमने क्या किया था, हमने रेजिस्टेंस निकाला था, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है।
एक दूसरा अपन मेथड पढ़ेंगे इसी के ऊपर बेस्ड बच्चों, जिसको हम केल्विन्स मेथड बोलते हैं। अब केल्विन्स मेथड बेसिकली क्या रहता है बच्चों, इसमें हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमने फर्स्ट ड्राइंग अभी मीटर ब्रिज के लिए पढ़ी बच्चों, उस मीटर ब्रिज वाले ड्राइंग से हम बेसिकली क्या करेंगे, पर पीछे आकर ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना और समझना बच्चों। ये जो गैल्वेनोमीटर है, अगर मैंने ये गैल्वेनोमीटर को उठा के यहाँ से ये पर्टिकुलर अननोन रेजिस्टेंस लेफ्ट गैप में ला के रख दिया, तो हम इसको बोलते हैं कि हाँ बाबा हम केल्विन्स मेथड कर रहे हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मैंने ये C और D के बीच में से ये गैल्वेनोमीटर उठा के अननोन रेजिस्टेंस X के जगह पर रख दिया, तो ये हमारा मेथड जो है वो केल्विन्स मेथड हो जाता है। ठीक है, तो आके एक बार ड्राइंग देखना बच्चों, क्या हमने वही लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा बच्चों। यहाँ देखिए, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच में हमारे पास अब कोई गैल्वेनोमीटर नहीं है, मैंने गैल्वेनोमीटर को उठा के यहाँ रख दिया है। तो ये कोई भी चीज़ जिसका रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना रहता है, हमने उसको लेफ्ट गैप में रख दिया। राइट गैप में आपका रेजिस्टेंस बॉक्स था जिसका रेजिस्टेंस हमको पता था R का। ठीक है, और वापस सेल है, एक की है, एक रियोस्टेट है। प्रोसेस ऑलमोस्ट स्टार्ट में वही रहता है स्टूडेंट्स, खाली डिफरेंस क्या होगा देखिए, एक बार आपने इसको अरेंज किया तो हम क्या करते हैं, जैसे ही करंट पास करता है गैल्वेनोमीटर में रीडिंग कितना है बच्चों वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, सपोज करो गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 30 दिख रहा है मेरे को, अब मैं वो रीडिंग नोट कर दूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, रियोस्टेट का जो कॉइल रहता है उसको आगे पीछे करूंगा, तो क्या हो जाएगा, मेरे वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएंगे बच्चों। अब वैल्यू चेंज होने के बाद हम क्या करते हैं, धीरे धीरे पॉइंट C से अलग अलग पॉइंट पे है ना हम जॉकी को रखना चालू करते हैं और एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जिसमें हमको वापस रीडिंग वही मिले जो पहले थी, मतलब 30 के बराबर। ठीक है, तो वो पॉइंट D हमने ढूंढ निकाला जिस पॉइंट पे हमको वही वैल्यूज मिला था जो पहले मिला था। यहाँ पे हम नल डिफ्लेक्शन नहीं ला रहे हैं, जीरो पे नहीं लेके जा रहे हैं बच्चों, इसीलिए हम यहाँ पे जो कर रहे हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो इनिशियल वैल्यूज थी उस वैल्यू के बराबर हम डिफ्लेक्शन लेके आ रहे हैं। इसीलिए बच्चों ये जो केल्विन्स मेथड होता है इसको इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड बोलते हैं। तो बच्चों याद रखना, इससे पहले वाला जो की है वो था नल डिफ्लेक्शन मेथड और ये वाले मेथड को हम बोलते हैं इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, अब डिफरेंस क्या होगा बच्चों, यहाँ x था पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमने इसका लेंथ को Lx बोला था, अब यहाँ पे g है तो हमने Lg बोला, ये हमारा Lr हो गया। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसमें करंट नहीं जा रहा है बच्चों तो रेजिस्टेंस ऑफ G अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर DC। देखिए बच्चों यहाँ पे, और ये आपको पता है राइट, तो वैल्यूज पुट करोगे, कट करोगे, आपको G अपॉन R किसके बराबर हो जाएगा, G अपॉन R इज Lg अपॉन Lr, और Lr को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस Lg। तो हमारे पास ये वाला भी फॉर्मूला अवेलेबल हो गया बच्चों। ठीक है, इसको यूज करके हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं बच्चों। ठीक है, न्यूमेरिकल्स अपने को सॉल्व करना होता है। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला मेथड जो है ये समझ में आया होगा बच्चों, ये केल्विन्स मेथड होता है। ठीक है, सो दिस इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द मेथड दैट वी डिड अर्लियर। ठीक है, ये वाला मेथड को हम बोलते हैं इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड, जबकि इससे पहले वाले को हम बोलते थे नल डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है बच्चों, आइए अगले हेडिंग पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा ना। यहाँ पे अगला हेडिंग जो है बच्चों इस पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों। अब क्या होता है ना, देखो पोटेंशियोमीटर कैसे डिफरेंट है, ये भी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो वोल्ट मीटर भी वैसा ही होता है कुछ। तो ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना, एक वोल्ट मीटर जो रहता है इट इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट। अब एन आइडियल वोल्ट मीटर विच डज नॉट चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड, अगर मैं चाहता हूं कि एक ऐसा वोल्ट मीटर हो जो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज ना करे जिसको ये मेजर कर रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए, सो दैट उसके थ्रू कोई करंट फ्लो ना करे। पर प्रैक्टिकली वोल्ट मीटर जो रहता है अपन ऐसा डिजाइन कर ही नहीं सकते जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने एक ऐसा डिवाइस बनाया हुआ है पोटेंशियोमीटर नाम का। तो पोटेंशियोमीटर इज वन सच डिवाइस विच डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट व्हाइल मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, हेंस इट एक्ट्स एज एन आइडियल वोल्ट मीटर। ठीक है, एंड इट इज यूज फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, छोटे से छोटे वैल्यू को भी अगर मेजर करना है तो हम पोटेंशियोमीटर यूज करके बच्चों मेजर कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियोमीटर का इंपॉर्टेंस है एज कंपेयर टू योर वोल्ट मीटर। ठीक है, अब पेपर में ना बच्चों, कॉलेज के पेपर होंगे या बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, कुछ भी एग्जाम्स होगा बच्चों, पोटेंशियोमीटर के ऊपर एक छोटा थ्योरी क्वेश्चन पहले टीचर क्या पूछते हैं, स्टेट द प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, या तो स्टेट प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर या स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है बच्चों, तो अब उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देख लेना। पोटेंशियोमीटर जो रहता है इज अ लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ठीक है, और अगर अपन ने उसको एक सेल कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ड्राइंग में आपको बच्चों यहाँ दिख जाएगा, ध्यान से देखना। ये इमेजिन करो कि ये आपका एक पोटेंशियोमीटर वायर है,
पोटेंशियोमीटर वायर ए बी अपन ने इसको एक सेल और एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ठीक है, सेल का वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये कंप्लीट सेल है आपका, इसको मैंने एक पोटेंशियोमीटर वायर ए बी कनेक्ट करा हुआ है, ठीक है। अब आ जाना, तो मैंने वहां पे ये लिखा हुआ है व्हेन द सर्किट इज स्विच्ड ऑन करंट आई पासेस थ्रू द वायर, और करंट क्या होता है, करंट होता है ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ऑफ द सेल। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, वोल्टेज अक्रॉस ए बी क्या हो जाएगा आपका ओम्स लॉ से, आई आर। आई तो हमने अभी अभी ऊपर से निकाला, तो अगर ये वैल्यू उठा के अपन ने यहाँ आई के जगह पे पुट कर दिया तो हमको ये वाला रिलेशन मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ निकालता हूँ तो दोनों साइड कैपिटल एल से डिवाइड कर दूंगा। तो देखिए दोनों साइड मैंने कैपिटल एल से डिवाइड किया, जब तक लेंथ कांस्टेंट रहता है वायर का, सो एज लॉन्ग एज आपका ये ईएमएफ जो है बच्चों, एज लॉन्ग एज ईएमएफ जो है आपका कांस्टेंट रहता है, ये पूरा वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये वी ए बी अपॉन एल जो रहता है, इसी को बच्चों हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं अलॉन्ग ए बी वायर के अक्रॉस वी ए बी अपॉन एल जो है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, इसको अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं और इसको अपन के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। आइए आगे चलते हैं। सो बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों, इट कैन बी डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। अगर मान लो पॉइंट सी मैंने कंसीडर कर लिया यहाँ पे, तो पॉइंट सी और पॉइंट ए का जो लेंथ है वो मैंने स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करा हुआ है, तो दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज वी ए सी। तो वी ए सी को भी अपन कैसे लिखेंगे, इट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ, यानी कि वी ए सी इज प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। सो अभी हम इससे क्या लिख सकते हैं कि दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन देम, ठीक है। प्रोवाइडेड द वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, the current through the wire is the same and temperature of the wire remains constant. So this is what is the principle of your potentiometer, that potential difference between any 2 points on the wire is directly proportional to the length of the wire between those 2 points. So this is our principle of potentiometer बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, पोटेंशियोमीटर जो है उसके यूजेस बहुत सारे हैं। तो यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हाउ टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल्स, फिर हम दूसरा पढ़ेंगे टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, और तीसरे में अपन बहुत सारे वर्किंग एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जिसमें आपका वोल्टेज डिवाइडर, ऑडियो कंट्रोल, पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर, ये सब आने वाले हैं, ठीक है। हम एक एक करके पढ़ते हैं बच्चों। आइए अब कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स में ना बच्चों हमारे पास दो मेथड होता है, मेथड 1 एंड मेथड 2। मेथड 1 जो रहता है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड या तो इंडिविजुअल सेल मेथड। बच्चों ध्यान से सुनना, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन अपने को पढ़ना होता है पोटेंशियोमीटर का। तो कभी भी अगर अपने को दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना होता है तो इसको करने के अपने पास दो मेथड रहते हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2। मेथड 1 जो रहता है इसको डायरेक्ट मेथड या इंडिविजुअल सेल मेथड बोला जाता है, और मेथड 2 को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन मेथड या सम एंड डिफरेंस मेथड, ठीक है बच्चों। कॉम्बिनेशन मेथड या सम एंड डिफरेंस मेथड। तो अभी हम सबसे पहले वाला ले रहे हैं, पहले बच्चों मेथड 1 हम लेते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना। सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखा हुआ है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में, डिस्क्राइब हाउ अ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स बाय कनेक्टिंग द सेल्स इंडिविजुअली। बच्चों अब ये इंडिविजुअली का मीनिंग क्या है, अभी थोड़े टाइम में आप बच्चों समझ जाएंगे। देखिए मैंने ना एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है बच्चों, ये नीचे वाला जो है ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर अरेंजमेंट है जो हमने अभी थोड़े टाइम पहले प्रिंसिपल में पढ़ा। तो ए बी हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है, इसको अपन ने एक बैटरी लिया हुआ है, एक की लिया हुआ है, एक रियोस्टेट लिया हुआ है। दिस पोटेंशियोमीटर वायर इज कनेक्टेड टू टू सेल्स हुज ईएमएफ हैज टू बी कंपेयर्ड, ठीक है। और इन दोनों सेल को अपन ने टू वे की के हेल्प से कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर जो है वो उठा के मैंने जॉकी से कनेक्ट किया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जॉकी रखा हुआ है। अब बच्चों ध्यान देना, एक बार ये पूरा अरेंजमेंट हो जाता है तो हम पहले क्या करते हैं, ध्यान से सुन लो। एक बार ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट हो जाता है बच्चों तो हम क्या करते हैं, पॉइंट ए पे एक बार रखेंगे हम और पॉइंट बी पे रखेंगे हम एक बार, ठीक है। पॉइंट ए और पॉइंट बी पे रख के हम चेक करेंगे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है वो अपोजिट साइड है ना। अगर अपोजिट साइड होगा मतलब अगर ए पे रखने पे लेफ्ट जा रहा है तो बी पे रखने पे राइट जाना चाहिए, मतलब हमने जो यहाँ पे अरेंजमेंट करा हुआ है वो करेक्ट है बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना बच्चों, मैं पहले ये रब कर देता हूं स्टूडेंट्स, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ बच्चों ध्यान से देखिएगा। तो अभी जो मैं आपको बता रहा था बच्चों, यहाँ पे आपको पोटेंशियोमीटर का सर्किट और ये दिया हुआ है, ठीक है, जिसको अपने को मेजर करना था। ये सब अब मैंने थियरी लिखा हुआ है जो ऑलरेडी आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया बच्चों। अब थोड़ा ध्यान देना, हमने अभी अभी क्या पढ़ा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट केस में बच्चों इस की को क्लोज करेंगे, के को क्लोज करेंगे और K1 को क्लोज करेंगे और K2 ओपन करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना।
फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं कि के और K1 क्लोज करेंगे और K2 को ओपन करेंगे। तो यहां से जो करंट आएगा स्टूडेंट्स वो ऊपर से होके निकल जाएगा, नीचे से करंट नहीं जाएगा क्योंकि ये तो की ओपन है। तो आपका जो, और मैं क्या करूंगा, जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे रखना चालू करूंगा ए बी वाले वायर पे, और एक ऐसा पॉइंट पी ढूंढूंगा ए पी लेंथ के लिए, एक ऐसा पॉइंट पी ढूंढूंगा जिसपे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 0। तो अब ए से लेके पी का ये जो लेंथ है बच्चों उसको मैंने L1 लिया हुआ है। तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के हिसाब से जाएं बच्चों, तो जो हमारा सेल का ईएमएफ होगा एप्सिलॉन 1, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, एप्सिलॉन 1 विल बी प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन पॉइंट्स ए एंड पी। ठीक है, तो मैंने वहां पे लिखा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सो अभी मैंने यहाँ पे आपको वहां बताया व्हेन की इज क्लोज्ड एंड K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज केप्ट ओपन द सेल ऑफ ईएमएफ कम्स इनटू द सर्किट, और नल पॉइंट जो है वो ऑब्टेन्ड हो गया। लेट L1 बी द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन पॉइंट P एंड A। तो अभी L1 के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा ईएमएफ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन 1 इज प्रोपोर्शनल टू L1, यानी एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू KL1। ठीक है, वेयर K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चों, K क्या है हमारा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, सेकंड केस में बच्चों हम सेम कंडीशन रखेंगे, खाली ध्यान कर रखना है। अभी देखिए बच्चों, K जो है वो क्लोज्ड है और अभी K2 क्लोज्ड है और K1 ओपन है। तो जैसा मैंने फर्स्ट केस के लिए बताया बच्चों, अब वापस हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर जो रहता है उसमें डिफ्लेक्शन 0 करना है बाय पुटिंग जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट ऑन वायर ए बी। तो मान लो पॉइंट P डैश पे ये हुआ, तो A से लेके P डैश के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों इसको मैंने L2 बोला हुआ है। तो जो मेरा सेकेंड सेल का ईएमएफ होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एप्सिलॉन 2 इज प्रोपोर्शनल टू L2, यानी कि एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू KL2। तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया, हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया। हम डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कर देते हैं बच्चों। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 करेंगे तो क्या होगा, K और K कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इज नथिंग बट L1 अपॉन L2। तो अगर हमको किसी भी दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना है बच्चों, तो हमको एक बार L1 और L2 का वैल्यू मिल गया तो वी कैन इजीली कंपेयर। ठीक है बच्चों, तो पोटेंशियोमीटर को यूज करके हम दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। बच्चों मैंने इसका नाम बोला था इंडिविजुअल सेल मेथड। अब ऐसा क्यों बोला था बच्चों, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। जब फर्स्ट सेल वर्क कर रहा है सर्किट में तब सेकंड सेल कोई वर्क नहीं कर रहा है, और जब सेकंड सेल वर्क कर रहा है तब फर्स्ट सेल कोई वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, सिंस हर बार में इंडिविजुअली एक एक सेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए ये जो मेथड होता है इसको बोला जाता है इंडिविजुअल सेल मेथड, बिकॉज एट वन टाइम ओनली वन सेल इज वर्किंग एंड द अदर इज सिटिंग आइडल। ठीक है बच्चों, आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा बच्चों। सो मैंने जैसा आपको बताया था कंपैरिजन ऑफ सेल्स जो रहता है उसके दो मेथड रहते हैं, एक होता है इंडिविजुअल सेल मेथड और दूसरा जो बच्चों होता है इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन मेथड या तो सम एंड डिफरेंस मेथड। बच्चों ध्यान से सुनना, कॉम्बिनेशन मेथड या तो सम एंड डिफरेंस मेथड। और इसका ये क्वेश्चन बच्चों मैंने दिया हुआ है कि डिस्क्राइब हाउ अ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग कॉम्बिनेशन मेथड। ठीक है, अब बच्चों सर्किट देखिए ध्यान से, ये वाला पार्ट बच्चों सेम रहने वाला, ये चेंज नहीं हुआ। तो मैंने चेंज क्या किया बच्चों, ध्यान से देखना, ये आपका 4 वे की है स्टूडेंट्स। 4 वे की को लेकर के मैंने क्या किया, देखो सेल 1 और सेल 2 कनेक्ट करा हुआ है और इनके अरेंजमेंट इस तरीके से रखे हैं बच्चों की। अभी देखो फर्स्ट केस में मेरा के जो है वो क्लोज्ड है और मेरा ये जो है देखो ध्यान से, ये वाला और ये वाला क्लोज है बच्चों, ये वाला और ये वाला क्लोज्ड है और ये वाला ओपन है बच्चों। तो जब ऐसा होगा 1 4 और 2 3 क्लोज्ड हैं, 1 2 और 3 4 ये आपके ओपन है। तो हमारा करंट जो है वो किधर से पास कर रहा है, देखो ऊपर से पास कर रहा है, ऐसे ऐसे पास करेगा। तो जब करंट ऐसे पास कर रहा है स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, अब इसका नाम सम एंड डिफरेंस मेथड या कॉम्बिनेशन मेथड क्यों है बच्चों, ध्यान से सुनना। ये वाला जो करंट है, इस सेल का करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ, ये सेल का करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ। तो दोनों ही सेल जो है वो करंट को एक ही डायरेक्शन में पास कर रहे हैं, मतलब वन सेल इज हेल्पिंग दी अदर। तो इसको बोलते हैं कि सेल्स आर असिस्टिंग ईच अदर। ठीक है, यही बच्चों अगर मैं सेकंड केस के लिए जाऊंगा, सेकंड केस के लिए बच्चों, तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, देखो ये जो आपका है दोनों, ये दोनों अभी ओपन हो जाएंगे और जो हमारे डॉटेड लाइन है वो क्लोज हो जाएंगे। तो डॉटेड लाइन में बच्चों जब क्लोज हो जाएगा तो अब करंट कैसा चलेगा, ध्यान से देखना। पहले करंट जो है आपका यहाँ से आया, यहाँ से करंट जाएगा, अब देखो यहाँ से ये इधर आएगा, फिर ये इधर आके ऐसे जाएगा बच्चों, ध्यान से सुनना। तो हम पहले वाले केस में ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं और दूसरे वाले केस में हम ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब एक सेल में हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं जबकि दूसरे सेल में हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है, दोनों सेल का डायरेक्शन अपोजिट है बच्चों। अब आइए इसको देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं।
when two cells are connected so that positive terminal of first cell is connected to negative terminal। आपको ड्राइंग में बच्चों दिखता रहेगा, मैं थियरी उतना नहीं पढ़ के बता रहा हूँ, यहीं से समझ जाएंगे बच्चों आप लोग। ये देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, और हम अगर ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं तो ये दोनों सेल आपस में असिस्ट हो रहे हैं, इसलिए इनका इफेक्टिव ईएमएफ या टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, इसको सम मेथड बोलते हैं बच्चों। लेकिन अगर सपोज करिए कंडीशन ऐसा है बच्चों या ऐसा है, ध्यान से देखिए बच्चों, अगर सेल 1 जो है ये बोलता है कि इस डायरेक्शन में करंट और ये बोलता है नहीं इस डायरेक्शन में करंट, तो बच्चों अगर एप्सिलॉन 1 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 2 होगा तो रिजल्टेंट ईएमएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन 2। ठीक है बच्चों, अब आइए पीछे एक बार ड्राइंग पे ये बच्चों समझ लीजिए। तो जब आपका 1,4 और आपका 2,3 चालू था बच्चों, तो हमारे पास टोटल ईएमएफ क्या था, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। अब उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जॉकी को उठा के अगर हम इस वायर के ऊपर मूव करें, जब हमारा 1,4 और 2,3 चालू है, क्लोज्ड है, और आपका 1,2 और आपका 3,4 जो है वो ओपन है, तो क्या होगा बच्चों, AP का बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगा L1 मान लो, और पॉइंट P पे हमको गैल्वेनोमीटर में मान लो डिफ्लेक्शन 0 मिल गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, आइए अगले पेज में लेके चलता हूं आपको। सर्किट जो है वो कनेक्ट किया हुआ है, K1 और K3 जो है वो क्लोज किए अपन, ये दोनों सम मोड में है, तो सम मोड में क्या हो जाएगा, अपन इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। ये हो जाएगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू KL1 वेयर K इज नथिंग बट योर पोटेंशियल ग्रेडियंट। बच्चों याद रखिए ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ठीक है बच्चों, अब एक बार ये इक्वेशन मिल गया। सिमिलरली बच्चों अगर हमने आपको जो ड्राइंग में समझाया था, अगर दोनों सेल्स जो हैं वो आपस में अपोजिशन में है तो क्या हो जाएगा बच्चों, मान लो उनका बैलेंसिंग लेंथ अगर L2 है, तो हमारा एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। यानी कि अगर इसका साइन में हटा दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, KL2 वेयर K इज अगेन पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दो मिल गए बच्चों। मैं अब क्या करता हूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 करता हूँ बच्चों। तो जब अपन ऐसा करेंगे, देखो बच्चों यहाँ ध्यान से देखना, K और K कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यूज करेंगे। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या बोलता है, अगर A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक मिनट देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, C प्लस डी, ध्यान से देखना बच्चों, एक मिनट दे दो मुझे, ये आपका ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, सो A प्लस बी अपॉन A माइनस बी इज इक्वल टू C प्लस डी अपॉन C माइनस डी। ठीक है, अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाया बच्चों अपन ने, यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाया, A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी को मैंने बोला A प्लस बी अपॉन A माइनस बी इज इक्वल टू C प्लस डी अपॉन C माइनस डी। तो बस यही फंडा यहाँ पे यूज किया है बच्चों। इसमें अपन क्या करेंगे, एक बार न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और एक बार न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, दोनों साइड करना है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे किया गया। अब ये देखिए एप्सिलॉन 2 और माइनस एप्सिलॉन 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ऊपर एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 1 इज 2 एप्सिलॉन 1, नीचे एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 2 इज 2 एप्सिलॉन 2, दोनों का 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बच्चों मिला एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास L1 L2 का तो वैल्यू मिल गया है हमारे पोटेंशियोमीटर वायर से। तो एक बार हमको ये वैल्यूज मिल गया स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग इंडिविजुअल सेल मेथड या तो कॉम्बिनेशन मेथड। ठीक है बच्चों, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। अब जो सेकेंड एप्लीकेशन है बच्चों, हम उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, आइए बच्चों सेकेंड एप्लीकेशन जो है आपका, सेकेंड एप्लीकेशन जो है वो आपको क्या है, मैंने आपको क्या बोला था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल जो है वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल पोटेंशियोमीटर को यूज करके कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, आइएगा अगले पेज में। देखिए मैंने यहाँ पे एक सर्किट बनाया हुआ है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, ये नीचे जो है वो आपका पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर को अपन ने क्या किया हुआ है, एक सेल कनेक्ट किया हुआ है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया बच्चों। सो स्मॉल r इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, उसका EMF जो है इज एप्सिलॉन 1। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू अपने को पता है। ठीक है, कैपिटल R, ये आपकी की हो गई बच्चों। ठीक है, और वापस ये कनेक्शन जो है वो गैल्वेनोमीटर का आपको दिख रहा है, ये कैसे अपने को अरेंजमेंट करना है। अब इसमें होता क्या है बच्चों, एक बार अपन ने ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट कर दिया यहाँ पे सर्किट में, और मान लीजिए कि मैंने ये वाले की को क्लोज रखा, ये वाले की को क्लोज रखा,
और ये वाले की को ओपन रखा बच्चों, ध्यान से सुनना, ये वाला की K1 जो है वो क्लोज्ड है और K2 जो है वो ओपन है। तो आपका करंट जो है वो खाली ऊपर वाले से जाने वाला है। अब ऊपर वाले से जब करंट जा रहा है, मैं क्या करूंगा, जॉकी को अलग अलग पॉइंट्स पे रख के वायर ए बी के ऊपर ऐसा पॉइंट पी ढूंढूंगा जिसपे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो हो। मान लीजिए ए से पी का ये बैलेंसिंग लेंथ L1 हो गया। तो अभी हमारा सेल क्या था, फर्स्ट सेल जो था जिसका EMF एप्सिलॉन 1 था वो हमारा पार्टिसिपेट कर रहा था। मतलब मैं बच्चों कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन 1 प्रोपोर्शनल टू L1, यानी कि एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू KL1। इक्वेशन 1 हो गया स्टूडेंट्स, यहां पे कि हमारा क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सिमिलरली बच्चों अब सेकंड केस में मैं क्या करता हूं बच्चों, ध्यान से देखना, अब मैं की K1 और की K2 दोनों को क्लोज कर देता हूं। तो जब हम इन दोनों को क्लोज करेंगे स्टूडेंट्स, क्या होगा, करंट जब यहां से ट्रेवल करके यहां आएगा, वो करंट जो है अब वो स्प्लिट होगा। तो अब हमको इनके बीच में जो लेना होगा वो क्या लेना होगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो मान लो कि ये जब करंट स्प्लिट होकर के गैल्वेनोमीटर में जा रहा था, वापस हमने पी डैश पॉइंट ढूंढा जब डिफ्लेक्शन जीरो है। तो अब जब मैं लिखूंगा बच्चों, ये अगर L2 ए से पी डैश का बैलेंसिंग लेंथ जो है अगर ये L2 है, तो अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे कि V जो है वो प्रोपोर्शनल टू L2 है, क्योंकि अब उन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमारा करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू L2, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू KL2। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से समझ लिए बच्चों, ठीक है। आइए अगले पेज में चलते हैं, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड किया बच्चों, तो K और K कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या मिला, एप्सिलॉन 1 अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब बच्चों एक बार ध्यान से देखना, ये जो लूप है बच्चों हमारा ड्राइंग का, एक बार ध्यान से देखना बच्चों, ये जो लूप है, देखिए ये वाली लूप की मैं बात कर रहा हूँ, PQSTP। इस लूप में अगर अपन KVL लगाते हैं तो अपन P से Q की तरफ जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस एप्सिलॉन 1। मान लो इसमें करंट कुछ जा रहा है, तो अपन क्या करेंगे, माइनस एप्सिलॉन 1 इंटू इसका करंट इंटू ये रेजिस्टेंस, फिर नीचे आ रहे हैं वापस इसका करंट इंटू ये रेजिस्टेंस, क्लोज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये कैसे लिखा है मैंने, ध्यान से देखना बच्चों। सो कंसीडर लूप दिस, मान लो करंट आई फ्लो कर रहा था उस लूप में, तो हम कैसे लिखेंगे, माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस आई आर इक्वल टू जीरो। यहाँ से एप्सिलॉन 1 क्या हो गया, आई आर प्लस आई आर, यहाँ से आई जो है वो कॉमन निकाल दिया, तो एप्सिलॉन 1 इज आई इंटू आर प्लस आर। ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया बच्चों। ये इक्वेशन 4 मिल गया अपने को। और अगर करंट आई फ्लो कर रहा था तो बाय ओम्स लॉ जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आपका कैपिटल आर, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर। तो हमारे पास बच्चों इक्वेशन 4 मिल गया, हमारे पास इक्वेशन 5 मिल गया। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को उठा के हमको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो एप्सिलॉन 1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, आई इंटू आर प्लस आर, वी के जगह पे लिखा आई आर, L1 अपॉन L2। देखो आई और आई कैंसिल हो गया, आर जो है ये ऊपर नीचे दोनों के पास जाएगा, तो आर अपॉन आर, कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर 1 हो गया, और ये हो जाएगा आपका प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। यहाँ से स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर कितना हो गया बच्चों, 1 उधर जाएगा तो नेगेटिव, आर जो हो गया आपका स्मॉल आर, ये क्या हो गया, कैपिटल आर ब्रैकेट L1 अपॉन L2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, या तो कैपिटल आर ब्रैकेट L1 माइनस L2 अपॉन L2। तो यहाँ पे जो स्मॉल आर है बच्चों, यही हमारा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो हम पोटेंशियोमीटर को यूज करके बच्चों किसी भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। आइए अगले हेडिंग पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको क्या बोला था, यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर में अपने को 3 पढ़ने थे। एक था कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, जिसके अंदर अपन ने 2 पढ़ा, एक अपने डायरेक्ट या इंडिविजुअल सेल मेथड पढ़ा, और दूसरा अपन ने कॉम्बिनेशन या सम एंड डिफरेंस मेथड पढ़ा। फिर मैंने दूसरा एप्लीकेशन बोला कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल पढ़ना है, वो हमारा हो चुका। और तीसरा जो है वो एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में हम ये 3 कंसेप्ट पढ़ते हैं। पहला बच्चों है वोल्टेज डिवाइडर। तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर क्या करता है, इट इज अ सर्किट दैट हेल्प्स इन डिवाइडिंग द पोटेंशियल, ठीक है। अब ये पोटेंशियल कैसे डिवाइड करेगा, देखो बच्चों यहाँ पे एक सर्किट बनाया हुआ है, यहाँ पे पोटेंशियोमीटर वायर जो है आपका, यहाँ पे ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है ये इस तरीके से काम करता है कि ये पोटेंशियल जो है वो डिवाइड कर देता है। आपको अगर दिख रहा होगा बच्चों, अगर टोटल वोल्टेज V है तो V1 जो है इज dV बाई DL इंटू लेंथ L1 एंड पोटेंशियल V2 इज dV बाई DL इंटू L माइनस L1, ठीक है बच्चों। अगर टोटल लेंथ यहाँ पे कैपिटल L है, अगर ये L1 है तो ये लेंथ हो जाएगा कैपिटल L माइनस L1 L2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दी पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड एज वोल्टेज डिवाइडर टू कंटिन्यूअसली चेंज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ वोल्टेज सप्लाई। तो वोल्टेज सप्लाई का अगर आउटपुट हमको कंटिन्यूसली चेंज करना है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। एज सोन इन फिगर, पोटेंशियल V सेटअप बिटवीन पॉइंट A एंड B, A और B के बीच में एक पोटेंशियल V सेट कर देते हैं। वन एंड ऑफ अ डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ पॉजिटिव पॉइंट A, बराबर, एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ स्लाइडर। एक स्लाइडर को कनेक्ट कर दिया, विच कैन मूव
along वायर ए बी। ठीक है बच्चों, अब ये स्लाइडर जो है आपका, ध्यान से देखिए, ये स्लाइडर जो है वो ऐसा ऐसे 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 मूव कर सकता है। एक तो अपन ने यहाँ कनेक्ट कर दिया, दूसरा जो है वो स्लाइडर है वो ऐसा ऐसे मूव कर सकता है स्टूडेंट्स। द वोल्टेज V डिवाइड्स इन प्रोपोर्शन ऑफ लेंथ L1 एंड L2, तो उसका डिवीजन जो है मैंने आपको बताया। देखिए बच्चों यहाँ पे V1 इज dV by dl इंटू L1 एंड V2 इज dV by dl इंटू L माइनस L2। तो जैसे जैसे L1 और L2 की वैल्यू चेंज होती जाएगी, हमको ये पोटेंशियल डिफरेंस का जो आउटपुट मिल रहा है ये भी वैल्यू चेंज होता रहेगा। सो इट इज यूज फॉर डिवाइडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, दूसरा होता है ऑडियो कंट्रोल के लिए बच्चों इसका एप्लीकेशन। So sliding potentiometers are commonly used in modern low power audio systems as audio control devices. Both sliding, जिनको अपन फेडर्स भी बोलते हैं, एंड रोटरी पोटेंशियोमीटर्स जिनको अपन नॉब्स बोलते हैं, रेगुलरली यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी अटेन्युएशन, लाउडनेस कंट्रोल एंड फॉर कंट्रोलिंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियो सिग्नल्स। और ये आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी होते हैं बच्चों, या साउंड बॉक्सेस जो होते हैं, आप उनमें इनको देख सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियोमीटर जो है बच्चों वो एज अ सेंसर भी यूज किया जाता है। तो अगर अपन पोटेंशियोमीटर के स्लाइडर को यूज करें तो हम उसको इस तरीके से काम करा सकते हैं, सो दैट इट कैन स्टार्ट वर्किंग एज अ सेंसर। ठीक है, अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग पार्ट कॉजेज चेंजेस इन पोटेंशियल विच इज फर्दर एम्पलीफाइड यूजिंग एन एम्पलीफायर सर्किट। और ये पोटेंशियल डिफरेंस को अपन इस तरीके से कैलिब्रेट करते हैं ताकि वो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में अपने को बताना चालू करे। ठीक है, सो अगर आपका कोई भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो अपने को पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में दिखाना चालू कर देगा। तो ये याद रखिए बच्चों, पोटेंशियोमीटर जो है उसके 3 वर्किंग एप्लीकेशंस भी हैं। एक आपका मैंने बोला, पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज एज अ सेंसर, इट कैन बी यूज एज अ ऑडियो कंट्रोल, एंड इट एक्ट्स एज अ वोल्टेज डिवाइडर स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये तीनों कंसेप्ट समझ में आए बच्चों। आइए बच्चों अगले पेज में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नाउ दिस इज एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर स्टूडेंट्स। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि वोल्टमीटर जो है वो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं निकाल पाता है, छोटे वैल्यूज को नहीं निकाल पाता है। सो पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन अ वोल्टमीटर। ठीक है, इट कैन बी यूज टू मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज EMF। तो ये दोनों को मेजर कर सकता है, इवन इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है, जबकि हमारा वोल्टमीटर जो रहता है वो EMF ऑफ अ सेल को मेजर नहीं कर सकता। आपका मेजरमेंट जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का पोटेंशियोमीटर से वो बहुत एक्यूरेट होता है, जबकि हमारा वोल्टमीटर जो है वो उतनी एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ मेरिट्स हैं पोटेंशियोमीटर के ओवर वोल्टमीटर, जिसकी वजह से हम पोटेंशियोमीटर को ज़्यादातर केसेस में यूज करते हैं। ये छोटे से छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर सकता है पोटेंशियोमीटर आपका, जबकि वोल्टमीटर जो है वो स्मॉल वैल्यूज को मेजर नहीं कर पाता है। अब डीमेरिट्स में बच्चों ध्यान से देखिएगा, पोटेंशियोमीटर जो है वो इजीली पोर्टेबल नहीं है, मतलब आप इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, जबकि जो है आपका वोल्टमीटर वो इजीली पोर्टेबल है बच्चों। दूसरा एक डीमेरिट इसका ये है बच्चों की पोटेंशियोमीटर में हमको डायरेक्ट रीडिंग नहीं मिलता है, डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं मिलती है पोटेंशियोमीटर में, हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, जबकि वोल्टमीटर जो है वो डायरेक्ट रीडिंग देता है। ठीक है, सो दीज आर सम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर। एंड बच्चों ये भी कॉलेज के एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके ऊपर बहुत सारे बोर्ड के पेपर्स में थ्योरी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो पढ़ते टाइम पे आप इसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को आज का लेक्चर स्टूडेंट्स पसंद आया। अगर आपको हमारा लेक्चर आज का पसंद आया स्टूडेंट्स, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।